14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त। कश्मीर की ठंडी हवा में बर्फ के हल्के कण अब भी तैर रहे थे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों का एक लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। 70 से ज़्यादा वाहन, 2500 से अधिक जवान। कई दिनों की बर्फबारी के बाद रास्ता खुला था, इसलिए बड़ी संख्या में कर्मियों को एक साथ श्रीनगर ले जाया जा रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सड़क के दोनों ओर आम जिंदगी चल रही थी, दुकानें, छोटे ढाबे, गुजरती गाड़ियाँ। और फिर कुछ ही सेकंड में सब बदल गया। एक सफ़ेद रंग की कार अचानक काफिले के पास आई। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। एक भीषण धमाका हुआ। धुएं का घना गुबार, धातु के टुकड़े हवा में, सड़क पर बिखरे मलबे के बीच घायल जवानों की चीखें। उस विस्फोट ने 40 सीआरपीएफ जवानों की जान ले ली। देश सन्न रह गया। लेकिन इस धमाके की आवाज़ से भी बड़ा था वो सवाल, क्या इस हमले से पहले कोई चेतावनी थी? क्या सुरक्षा एजेंसियों को किसी बड़े हमले का अंदेशा था? और अगर था, तो फिर वो रुका क्यों नहीं? कहानी उस दोपहर से कई महीने पहले शुरू होती है। 2018 में कश्मीर की घाटी का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से घाटी में उग्र प्रदर्शन और कट्टरपंथी विचारों का प्रभाव बढ़ा था। सोशल मीडिया के जरिए कई युवाओं को उग्र संगठनों की ओर आकर्षित किया जा रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान स्थित संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अपनी सक्रियता बढ़ाई। खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट आने लगे थे कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर बड़ा हमला किया जा सकता है। खासतौर पर हाईवे पर मूवमेंट के दौरान आईईडी इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई थी। लेकिन इन सूचनाओं में तारीख, स्थान या हमलावर की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। घाटी में पहले भी कई बार ऐसे इनपुट मिलते रहे थे, इसलिए हर चेतावनी को विशिष्ट रूप से अलग पहचान पाना आसान नहीं था। जनवरी 2019 में एजेंसियों के बीच साझा रिपोर्टों में उल्लेख था कि फिदायीन शैली के हमले की योजना हो सकती है। कुछ रिपोर्टों में कार बम की संभावना का भी संकेत था। 5 फरवरी को कश्मीर में विस्फोटकों से भरी एक कार पकड़ी गई थी। इससे खतरे की गंभीरता का अंदाजा हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये स्पष्ट नहीं था कि हमला कब और कहाँ होगा। इसी दौरान एक स्थानीय युवक आदिल अहमद डार 2018 में जैश से जुड़ चुका था। उसके कट्टरपंथ की ओर झुकाव और संगठन के संपर्क में आने की जानकारी बाद में जांच में सामने आई। हमले के बाद जारी किए गए वीडियो में उसने खुद को फिदायीन हमलावर बताया। जांच एजेंसियों ने पाया कि विस्फोट में बड़ी मात्रा में विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था, जिसमें आरडीएक्स और अन्य सामग्री शामिल थी। 14 फरवरी की सुबह काफिला जम्मू से निकला। बर्फबारी के कारण कुछ दिनों तक जवानों की आवाजाही रुकी हुई थी, इसलिए संख्या असामान्य रूप से अधिक थी। हाईवे पर नागरिक ट्रैफिक भी चल रहा था। सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन हर गुजरती गाड़ी की पूरी तरह जांच कर पाना व्यावहारिक रूप से कठिन था। दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास जब काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके से गुजर रहा था, उसी समय विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस के टुकड़े दूर तक बिखर गए। आसपास के इलाके में कंपन महसूस हुआ। कुछ ही मिनटों में बचाव दल और स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी नेतृत्व ने इस हमले की योजना बनाई और उसे समर्थन दिया। जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। कई स्थानीय सहयोगियों की पहचान हुई। बाद में सुरक्षा बलों ने हमले से जुड़े कुछ आरोपियों को मुठभेड़ों में मार गिराया। सवाल फिर भी बना रहा, क्या इंटेलिजेंस इनपुट पर्याप्त थे? संसदीय समिति की रिपोर्टों में ये बात सामने आई कि सामान्य चेतावनियां थीं, लेकिन उन्हें विशिष्ट ऑपरेशनल अलर्ट में बदलना चुनौतीपूर्ण था। सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हमले के बाद देश में गहरा आक्रोश था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में कार्रवाई की, जिसे 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। भारत ने कहा कि ये कार्रवाई जैश के प्रशिक्षण शिविरों के खिलाफ थी। अगले दिन हवाई झड़प हुई, जिसमें भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान का विमान गिरा और उन्हें पाकिस्तान ने पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा किया गया। पुलवामा हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं था, इसने सुरक्षा ढांचे, खुफिया तंत्र और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए। हमले के बाद काफिलों की आवाजाही के नियमों में बदलाव किया गया।
हाईवे सुरक्षा और सिविल ट्रैफिक प्रबंधन को कड़ा किया गया। स्थानीय स्तर पर कट्टरपंथ की रोकथाम और आतंकी फंडिंग पर निगरानी बढ़ाई गई। फिर भी उन 40 जवानों की शहादत एक स्थायी दर्द बनकर रह गई। हर नाम के पीछे एक परिवार, एक सपना और एक अधूरी कहानी थी। पुलवामा की उस दोपहर ने पूरे देश को ये एहसास कराया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि खुफिया सूचनाओं की बारीकियों, स्थानीय हालात और रणनीतिक फैसलों के स्तर पर भी लड़ी जाती है। धुएं के उस गुब्बार के पीछे छिपे सवाल आज भी चर्चा में हैं। चेतावनियां थीं पर अधूरी, खतरा था पर अनिश्चित, और एक चूक जिसने इतिहास बदल दिया। पुलवामा की कहानी सिर्फ एक धमाके की कहानी नहीं है, ये उन संकेतों की कहानी है जिन्हें समझना आसान नहीं था। ये उस संघर्ष की कहानी है जो अब भी जारी है,